हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जेआरएफ अड्डा। एजुकेशन के सभी लर्नर्स का जेआरएफ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको टाइम पर मिलती है। मैं हूं आपकी एजुकेटर महविश मैम और मैं आपको जेआरएफ अड्डा पर एजुकेशन सब्जेक्ट प्लस पेपर 1 पढ़ा रही हूं। और मेरे पास 4.5 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, स्टूडेंट्स के अलावा 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मी। नाउ कम टू द जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच। यूजीसी नेट जून 2025 को टारगेट करते हुए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच आ चुका है। इसमें आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की फुल ऑन तैयारी कराई जाएगी। ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो जो लोग भी विलिंग है जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्या प्रोवाइड होगा इस जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में, सबसे पहले आप देख लीजिए। कंप्लीट लाइव क्लास एक तो होगी और उस क्लास की डेली पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पीएचडी ऑलरेडी कर चुकी हूँ, कंप्लीटेड है। सो आपको कैसे इंटरव्यू में बैठना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, इस तरह से जितनी भी गाइडेंस हो सकती है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा जब आप हमारे पेड लर्नर्स बनेंगे। हैंडबुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लासरूम में ही सॉल्व किया जाएगा। 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एक इस एग्जाम की डिमांड को देखते हुए इस पूरे के पूरे जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में रखे गए हैं। जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीट स्टडी प्लानर मिल जाएगा, किस दिन क्लास होगी, कितने घंटे क्लास होगी, सब कुछ। तो फेस टू फेस अगर आप ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हो तो जयपुर में ब्रांच ऑलरेडी जेआरएफ अड्डा की है, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 ऑलरेडी चल रहे हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या विजिट करके इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन डेफिनेटली डील करता है सभी लर्नर्स के साथ। कौन लर्नर्स? जो आप ऑलरेडी नेट एग्जाम दे चुके हैं या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपको इस फील्ड को समझना है, ठीक है, इसके स्कोप को समझना है। और अगर आपने सब कुछ देख समझ लिया है और अब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उस तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, आज का पूरा सेशन इसी पर डिपेंड करता है। ये पूरी क्लास उन लर्नर्स के लिए भी जरूरी है जो ऑलरेडी नेट एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाइड हैं, और जो बेगिनर्स हैं उनके लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको इस वक्त एनालिसिस करना है, किस तरह से अपनी कमियों पर काम करना है, अगर कुछ कमी रह गई है इस बार तो उसको कैसे दूर करना है, सब कुछ। और इस 6 महीने का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, क्योंकि 6 महीने मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पर सफिशियंट होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करो। उस पूरे 6 महीनों को एक एग्जाम को दे दो कि ये मेरा नेट जेआरएफ के लिए इस 6 मंथ को मैं देता हूं और अपने लाइफ की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हूं। इस अप्रोच के साथ अगर आप आएंगे तैयारी करने तो डेफिनेटली जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपको जरूर मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने समझा और फिर आपको बताना चाह रही हूँ वो है, आपको अगर इस फील्ड में आना है या किसी भी फील्ड में के एग्जाम को समझना है तो सबसे पहले समझना होगा सिलेबस को। एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस को समझिए, क्या सिलेबस है उसको थोड़ली अंडरस्टैंड कीजिए कि उसके एक एक टॉपिक्स में पूछना क्या चाह रहा है, एनटीए किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिलेबस में है क्या क्या, कितनी यूनिट्स है, यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये सब कुछ आपको समझना है। तो अंडरस्टैंड सिलेबस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो सिलेबस को आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। ये सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि इस पर अगर आप एक्शन करेंगे, इसको इस पर काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको समझिए, सिलेबस को समझिए। सिलेबस में हर एक यूनिट को डिवाइड करके 2-3 दिन सिलेबस को दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यूनिट 1 में क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से आपके पूरे पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट में हर एक यूनिट के ए बी सी और डी सेगमेंट है। ए सेगमेंट में किस तरह की चीजें हैं, बी सेगमेंट में किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं, क्या है सिलेबस में, ये आपको समझना होगा। ओके, अब आपको पूरे पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है, ठीक है।
पहले तो आपने सिलेबस को समझा कि एनटीए आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस किस तरह का है। देन आपको समझना है एग्जामिनेशन पैटर्न को। एग्जामिनेशन पैटर्न आप कैसे समझेंगे, इसका तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका होता है लर्नर्स कि स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। आपको पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं या आपके पास जो पीएचडी क्वालिफाइड होने का सर्टिफिकेट है। कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है इस फील्ड में, तो अगर 6 महीने आप जेआरएफ चाहते हो, डेफिनेटली जेआरएफ अगर चाहते हो तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट कर देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 2019 से स्टार्ट करना चाहिए टू 2024 तक के। अभी तक जितने एग्जाम हो गए हैं तब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको लगाना स्टार्ट करना चाहिए। आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी जो पीवाईक्यू से रिलेटेड रहती है और उसमें जो है आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आप पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ जाएंगे। दोनों बात समझ में आएगी। पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए। एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ आना होगा। देन उसके बाद अपनी खुद की नोट्स बनाइए। मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेआरएफ एस्पिरेंट और नेट के लिए भी। हैंड रिटन नोट्स आपकी होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं हम लोग कि ऐसे बुक उठाया और बस पेंसिल लेकर के उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हो गया, ये हमारी तैयारी का तरीका होता है। नहीं, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए। और खुद की नोट्स बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच ले लिया है या जो भी क्लासेस रेगुलरली हो रही है, तो उस क्लासेस के एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी पूरी स्लाइड आपको नोट करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बनाने का तरीका जो हम लोग क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे, हो सकता है यूट्यूब पर भी आपको बताऊं मैं, तो उस तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए। मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। अब नोट्स बनाएंगे आप कुछ जैसे मान लीजिए क्लास से नोट्स बना लिया, उसमें कुछ जगह पर आपने ऑथेंटिक और रेफरेंस बुक जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उससे नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइकोलॉजी स्टार्ट की, साइकोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं आप, तो साइकोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एसपी गुप्ता की बुक है और भी बुक्स होती हैं, तो उसमें आपने थ्योरीज स्टार्ट किया, लर्निंग थ्योरीज को पढ़ा पहले। पढ़ने के बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया अपनी नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। और जो क्लास आप देख रहे हैं उससे तो शॉर्ट नोट्स बना ही रहे हैं, तो दोनों को जब आप पढ़ेंगे ना, और बुक को पढ़ने नोट्स बनाने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी यूज करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ अगर आपको क्रैक करना है, इवन जेआरएफ के बाद भी अगर किसी फील्ड एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़ाना तो होगा ही, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो किताबों से नाता नहीं छूटना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस प्रिपरेशन को, इस एग्जामिनेशन के अंदर आने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो पहले तो सिलेबस को समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िए और उससे नोट्स में हेल्प लीजिए। देन उसके बाद अगर आपने कोई बैच ले रखा है ऑलरेडी या लेना चाह रहे हैं जेआरएफ प्रीमियम बैच, तो उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये 4-5 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि क्या होना चाहिए आपका एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर के पूरा के पूरा रोड मैप। इस 6 मंथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। एक रियलिटी चेक फिर से मैं आपको देना चाह रही हूँ, वो ये है कि इस टाइम पर कंपटीशन बहुत हाई है। पहली बात, आप इस फील्ड में आ रहे हो, जनरल हो, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मान के चलो 220 के ऊपर आपको नंबर लाने हैं कैसे भी। 220 के ऊपर रहेगा तभी जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा, जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। इससे कम पर अभी आप पॉसिबल नहीं है क्रैक करना, ठीक है। तो ये है कंपटीशन। देन उसके बाद आप पेपर टू एजुकेशन को देखो। पेपर टू एजुकेशन के सिलेबस को आपने समझ लिया, अब उसको डिवाइड कर लो कितने दिन में आपको तैयारी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मंथ का ये पूरा प्लान होने वाला है, 6 मंथ की स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसमें आपको अगर 10 यूनिट है, कितनी यूनिट है, यूनिट टोटल है 10। अब इस 10 यूनिट को आप अगर पर यूनिट डिवाइड कर दो, 180 डेज आपके पास टोटल है। 6 मंथ में कितने डेज हो गए, 180 डेज मैक्सिमम है आपके पास, मैक्सिमम, मिनिमम तो कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 180 डेज है। अब अगर आप इसको यूनिट वाइज डिवाइड करोगे तो पर डे आपको 18 डे मिलेगा, पर यूनिट कंप्लीट करने के लिए 18 डेज ही मिलेंगे। 18 दिन में आपको एक यूनिट कंप्लीट करनी है। अब जो लोग नए हैं वो तो ये समझ रहे होंगे कि 18 दिन तो बहुत कम है, या जो पुराने हैं वो ये समझ रहे होंगे कि 18 दिन तो बहुत ज्यादा होती है ना।
लेकिन ये 18 डेज कहाँ जाएगा जब आप स्टार्ट करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर एक यूनिट, क्योंकि कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी हैं जिसमें हाँ एजुकेटर 20-20 25-25 क्लास लेता है तब जाकर के वो यूनिट कंप्लीट हो पाती है। इवन 1 मंथ भी क्लास लेगा फिर भी वो यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाती। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 9 मैनेजमेंट की यूनिट है, यूनिट नंबर 1 साइकोलॉजी की यूनिट, ये सब लेंदी यूनिट होती है। तो इसको आप स्टार्ट करेंगे तो 18 से 20 दिन तो लग ही जाएगा। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि 18 दिन में आपको एक यूनिट कंप्लीट करनी है। 18 डेज पर यूनिट आप डिवाइड कर दीजिए। स्टार्ट करिए यूनिट नंबर 1 से, एजुकेशनल स्टडीज से। अब एजुकेशनल स्टडीज के सिलेबस को आपने समझ लिया, उसके सेगमेंट को समझ लिया। ए सेगमेंट में फिलॉसफी है, बी सेगमेंट में इंडियन फिलॉसफी है, सी सेगमेंट में आपका सोशियोलॉजी है और डी में थिंकर्स हैं। ठीक है, ऐसे करके आपने स्टार्ट किया। अब ए सेगमेंट को 2 दिन में पढ़ा, इसको भी 2 दिन में कंप्लीट किया, 2 दिन में कंप्लीट किया, 2 दिन में कंप्लीट किया। मान लीजिए 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो गया। 10 दिन में कंप्लीट होने के बाद पहले तो आपको इसको नोट्स के साथ जब आप बनाएंगे ना, इस यूनिट को पढ़ेंगे तो नोट्स के साथ बहुत टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना है। तभी जो है एक एक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात डे 1 से अदिति मैम, मैं, सारे एजुकेटर कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना जेआरएफ नहीं होगा। वो ऐसे ही आपको करना होगा कि हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को समझिए, उसको बुक से हेल्प लीजिए, कुछ क्लास देखिए, क्लास से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए खुद की। नोट्स बनाने के बाद रोज उसको रीड करना है, रिवाइज करना है। सिर्फ ये नहीं कि नोट्स बना के रख दिया फिर उसको 6 महीने 1 महीने पहले पढ़ेंगे, नहीं। डेली डेली अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको रोज पढ़िए। जैसे आज रात में कुछ आपने सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा, सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा, समझा, क्लास देखी और नोट्स बना लिया। नोट्स बनाने के बाद जब मॉर्निंग में उठेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सांख्य दर्शन से। ये होना चाहिए आपका तरीका अकॉर्डिंग टू मी। अब आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे लिए, अगर 2 4 10 स्टूडेंट ने भी कर लिया तो बहुत अच्छी चीज होगी। जब आपने नोट्स बना लिया, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 से 12 दिन में। फिर बचे हुए जो दिन रहेंगे उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट वाइज। और यूनिट वाइज क्वेश्चन मैं तो अपने पेड लर्नर्स को कराती हूँ। पेड लर्नर्स जो हमारे होते हैं, जब भी मेरा कोई भी यूनिट कंप्लीट होता है उसमें 100 क्वेश्चन प्लस में ही रहता है, तो 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 100 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है, और भी ज्यादा हो सकता है, ये तो मिनिमम है समझ लीजिए। 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा जाए। आप अपने लेवल पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जितने क्वेश्चन कर सकते हो, कम से कम 100 क्वेश्चन तो पर यूनिट आपको करने ही है। इतना प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सांख्य दर्शन, इंडियन फिलोसफी कंप्लीट कर ली, इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन करिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये होना चाहिए आपको यूनिट 1 को कंप्लीट करने का तरीका। समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी जो 18 डेज में कंप्लीट करनी होगी वो है यूनिट नंबर 2, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत ही ज्यादा मतलब डोमिनेटिंग यूनिट रहती है एग्जामिनेशन में, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, डोमिनेटिंग है। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आयोग वगैरह, कमेटी, कमीशंस, हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो इसका भी एक अच्छा तरीका यही होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेगमेंट में डिवाइड कर लो। आप स्टार्ट करोगे 1948 से, राधा कृष्ण कमीशन से स्टार्ट करेंगे, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से स्टार्ट करके अभी तक 2020 की नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक के जितने भी आयोग समितियां आए हैं सबको आपको थोरोली पढ़ना है। बुक से हेल्प ले लो, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स की कोई बुक्स उठाओ, एजुकेशनल हिस्ट्री पॉलिटिक्स की बुक्स उठाइए, बुक से नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। और इवन क्लास में आपको, क्लास में जेआरएफ अड्डा का, अगर मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ कि अगर आपको क्लास में जो मटेरियल मिलेगा वो ऑथेंटिक ही मिलेगा, ठीक है, वो बुक से ही बन करके आपके सामने आएगा। तो वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपकी कम हो सकती है कि हर एक बुक को ढूंढना, उससे मटेरियल निकालना, ये टफ हो जाता है कई बार टाइम की वजह से, बट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपने हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को पढ़ा, अच्छे से पढ़ने के बाद आपने उससे नोट्स बनाई, उस नोट्स को डेली रिवाइज कर रहे हैं आप। डेली रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्ट्रेटेजी में, आपकी प्लानिंग में ये होनी चाहिए कि आपको, हाँ, जैसे यूनिट, मैं एजुकेशन पेपर की बात करूं, एजुकेशन पेपर 2 की बात करूं, जस्ट मिनट, तो आपको ये देखना है कि आपके यूनिट नंबर, क्योंकि पेपर 1 भी आपके साथ है 18 डेज में, मैंने 18 दिन जो बोला है डिवाइड किया है, इसके साथ आपका पेपर 1 भी तो है। अब आप और कम कर दीजिए इसको,
पेपर वन बहुत वीक होता है सबका, तो पेपर वन भी तो है, इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको एजुकेशन में ये देखना है, एजुकेशन पेपर टू में, कि कौन सी यूनिट किस पेपर वन की यूनिट से मैच करेगी। तो सबसे पहले यूनिट 7 जो आपकी है एजुकेशन सब्जेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल इसको ऐड कर लो। वो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ डील करती है, मैच करता है। इसमें भी लेवल्स ऑफ टीचिंग और मापन मूल्यांकन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये सब है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है, तो ये आपकी यहाँ पर हेल्प करेगा। देन यूनिट 8 जो एजुकेशन की है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो आपका आईसीटी में हेल्प करेगा। तो जब आप इस यहाँ पर पढ़िए तो इस तरीके से आईसीटी की भी यूनिट को कवर करते जाइए, ताकि आपके पेपर वन भी कवर होता जाए। देन इसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 जो मैं अभी बात कर रही थी, यूनिट 2, ये हायर एजुकेशन से बहुत हेल्प होती है। हायर एजुकेशन में यूनिट 2 में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन आप पढ़ते हो, तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ये हायर एजुकेशन में भी पूछा जा रहा है। प्री इंडिपेंडेंस, हाँ, ये आपके पेपर 2 पेपर 1 दोनों में पूछा जा रहा है। प्री इंडिपेंडेंस की कमीशन, कमेटी मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, ठीक है, सैडलर कमीशन, और जितने भी प्री इंडिपेंडेंस कमीशन आए हैं, वुड डिस्पैच, मैकाले मैन्यूट, सब कुछ आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये हायर एजुकेशन की यूनिट कवर होगी, और यूनिट 2 भी तभी कवर होगी, क्योंकि क्वेश्चन इस बार भी यहाँ से बने हैं। देन यूनिट 6 रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 6 रिसर्च इन और फॉर एजुकेशन आपकी है एजुकेशन में, और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पेपर 1 में भी है। तो ऐसे पढ़िएगा कि ये यहाँ की 4 यूनिट सीधा सीधा आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पेपर 1 के साथ पेपर 2, पेपर 2 के साथ पेपर 1 कंप्लीट करते हुए चलना है, क्योंकि ये होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए। जेआरएफ डिमांड कर रहा है, पेपर 1 पे भी आपका कमांड होना चाहिए, और पेपर 2 पे तो होना ही चाहिए। अब इसी तरीके से यूनिट 3 अपने आप में बहुत लेंदी यूनिट है, और बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन है, अगर आपने बिल्कुल कभी भी साइकोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो। इसमें क्या करना है आपको, एजुकेशन साइकोलॉजी की कोई ऑथेंटिक बुक से स्टार्ट करो। जैसे अभी आप फ्री हो, अभी कुछ काम नहीं है ना, तो अभी आप स्टार्ट करिए। जैसे एसपी गुप्ता मैंने पढ़ी हुई है, एसपी गुप्ता उठाइए, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आप मेजर जो है थ्योरीज वगैरह से स्टार्ट करो, क्योंकि थ्योरीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। लर्निंग थ्योरीज, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, उसके बाद पर्सनैलिटी की थ्योरीज, ये सब अपने आप में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब पढ़ने के साथ साथ, अब जब आपको एक एजुकेटर सिलेबस कंप्लीट कराएगा, वो तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन आप एक बार पहले से पढ़ के रखेंगे तो वो स्ट्रांग होता जाएगा आपका टॉपिक, और क्लैरिटी आएगी आपके टॉपिक को समझने में। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को भी आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, सेगमेंट वाइज डिवाइड करने के बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इसमें आता है, ठीक है, ए, बी और सी, डी, इस तरह से आपको डिवाइड करते हुए नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रिवाइज करते जाना है, और रिवाइज करने के साथ साथ बुक को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, क्योंकि वो थोड़ा दिन पे दिन हम लोग मोबाइल लर्निंग और इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आईसीटी बेस्ड लर्निंग पर, वो ठीक है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट को कुछ टाइम पीरियड के लिए, बहुत लंबे समय के लिए रखना है, तो किताब की तरफ आना पड़ेगा। वो आपको एक अच्छा जो है कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ वो दे सकते हैं, कि लर्निंग बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आप उसको लर्न कर सकते, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उससे बहुत तेज होगी आपकी, अगर आप बुक और आईसीटी दोनों को ब्लेंडेड लर्निंग करोगे तो। समझ में आ गई ना बात? ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चन इस यूनिट की भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन इस यूनिट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट, हर यूनिट का इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फैक्चुअल तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ना पड़ेगा। ये है आपकी यूनिट नंबर 4 टीचर एजुकेशन। ये भी स्कोरिंग यूनिट हो जाती है, शॉर्ट है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। 4 सेगमेंट है, और चारों आसानी से आप 4-5 दिन में ये यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 10 दिन मान के चलिए। कोई एक यूनिट है जो बहुत लेंदी है, उसको 20 दिन दे सकते हैं, और कोई एक यूनिट है जो बहुत शॉर्ट है, उसको 10 दिन दे सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, टीचर एजुकेशन है क्या। हर एक यूनिट की देखिए, पूरी तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका ये होना चाहिए कि हर एक यूनिट की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि बिना सामने जो है मोबाइल फोन के, बिना किताबों के, आप क्या समझते हैं टीचर एजुकेशन से, आप क्या समझते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से, आप क्या समझते हैं ये टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन से, रिसर्च इन एजुकेशन से, ठीक है। तो हर एक यूनिट की समझ बनानी पड़ेगी, और ये समझ इन्हीं सब तरीकों से आपको डेवलप हो पाएगी।
तो यूनिट 4 हो गया, टीचर एजुकेशन की बात हो गई है। पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये तरीका होना चाहिए। अब आ गए हैं करिकुलम स्टडीज। बहुत ही स्कोरिंग यूनिट होती है ये, वन ऑफ द वेरी इजी एंड स्कोरिंग यूनिट। इजी नहीं कहेंगे, इजी तो नहीं होती है, लेकिन कई बार यहाँ से कुछ मॉडल वगैरह से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग सारे मॉडल्स कवर करेंगे। तो अपने आप में ये स्कोरिंग यूनिट है करिकुलम स्टडीज। इसको आप पहले भी कवर कर सकते हैं, 10 डेज मैक्सिमम है इसके लिए। और इसमें आप नोट्स बनाइए, इसमें मॉडल्स वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडल्स, ठीक है। सिप मॉडल है और टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, स्क्रिवेन का मॉडल, ये सारे मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं करिकुलम स्टडीज में। तो इसके मॉडल्स के आपको क्या करना हो, यहाँ पर थोड़ा सा रोट लर्निंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ना कई बार मॉडल्स के स्टेप से दे देते हैं और आपको अगर मेमोराइज नहीं है या याद नहीं आपने किया हुआ है तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितने भी मॉडल्स वगैरह है उसके स्टेप्स वगैरह आपको पहले से लिख करके लर्न करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 5 की बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ रिसर्च इन एजुकेशन। जेआरएफ के पेपर में सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ, भले इतना ज्यादा क्वेश्चन ना बन रहा हो, लेकिन 10 क्वेश्चन मैक्सिमम तो आ ही रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन रिसर्च से पूछ रहा है। तो रिसर्च इन एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट यूनिट, अगर आप कहें कि पूरे के पूरे नेट जेआरएफ के पेपर में, ये आपकी है रिसर्च इन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि आप सबको पीएचडी करना होगा, आना होगा इस फील्ड में, पीएचडी तो करना है। जेआरएफ आप किस लिए देख रहे हैं? पीएचडी के लिए ही तो। बिना, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, बिना पीएचडी के जेआरएफ नहीं मिलेगी, बिना जेआरएफ पीएचडी का मजा नहीं है। तो आप समझ लीजिए यूनिट 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहले स्टार्ट कर दीजिए तो बेटर होगा। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे, जैसे फ्री टाइम है इस टाइम पर, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ए.के. सिंह की बुक बताई थी आपको पहले भी, ए.के. सिंह की एक बुक आती है, बहुत अच्छी है रिसर्च के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए। इनको पढ़िए अच्छे से, स्टार्ट करिए, सैम्पलिंग वगैरह, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, इसकी एक अच्छी समझ बनाइए। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से कैसे अलग है, इसमें जो मेजर जो है जितने भी टाइप्स हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब आपको प्रैक्टिकल करना होगा पीएचडी जब आप करोगे। तो इसकी एक सैद्धांतिक समझ, एक थियोरटिकल समझ पहले बना लो, बाय रीडिंग द बुक्स, बाय वॉचिंग द क्लास, जैसे भी आपको करना है, बाय राइटिंग द नोट्स, कुछ भी करके आपको एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी रिसर्च इन एजुकेशन पर। तभी आप पीएचडी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो रिसर्च इन एजुकेशन लेंथी यूनिट है, 20 डेज तो आपको देने पड़ेंगे इस यूनिट को, 20 दिन आपके लग जाएंगे इस यूनिट को कंप्लीट करने में। तो इसको स्टार्ट कर दीजिए, इसकी भी प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैंने बुक का नाम बताइए, उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्लासेस देखो ज्यादा से ज्यादा, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको प्रीमियम बैच लेकर के पढ़ना है तो यहाँ पर भी आ सकते हो, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। यूनिट 7 एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी एंड असेसमेंट। देखिए, एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी एंड असेसमेंट जो है, ये भी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से बिल्कुल रिलेटेड यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप इस पर थोड़ा काम करोगे तो जल्दी समझ में आ जाने वाली यूनिट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हो, गलत होने के चांस बहुत कम होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस स्कोरिंग है एक तरीके से, ये भी यूनिट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इसको आप फर्स्ट फटाफट कैसे कर सकते हो, डिवाइड किया सेगमेंट में, ठीक है। पेडागोजी क्या होती है, एंड्रोगॉजी क्या होती है, उसको समझा, और पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, लर्नर्स ऑटोनॉमी क्या है, मॉडल्स क्या है, ये सब आपने समझा, उसको नोट्स बना लिया। उसके बाद असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपने समझा। देन लेवल्स ऑफ टीचिंग में आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और मेमोरी बेस्ड, रिफ्लेक्टिव बेस्ड टीचिंग मॉडल्स जो है वो आपने समझा। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को आपको पढ़ना है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस को आपको पढ़ना है। तो इस, ये अगर आपने एक बार अच्छे से कवर कर लिया तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आप सही कर लोगे, ये आपके हाथ में है ये यूनिट, आप मान के चलिए। यूनिट 7 हो गया। यूनिट 7 के बाद आप आ गए हैं यूनिट 8, टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। यहाँ से मैक्सिमम आप समझ लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तरीके से डोमिनेटिंग यूनिट रह रही है ये भी, टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कई लोग जो है इसमें इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन में, लेकिन आपको स्टार्टिंग से मॉडल्स वगैरह से, जो साइकोलॉजी के थ्योरिस्ट हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है,
साइकोलॉजिस्ट ने क्या उनका इम्प्लीकेशन रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर के। ठीक है, स्किनर का जो आप प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जेरोम ब्रूनर से क्वेश्चन आता है, असुबेल से क्वेश्चन आता है, यही टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन में। इसके बाद आपका डेलॉन एंड मैकलीन से मॉडल आ जाता है कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव कॉमन्स से क्वेश्चन आता है, ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेब 2.0 से क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली अगर आप जेआरएफ सोच रहे हैं और नेट भी सोच रहे हैं, क्योंकि नेट भी बहुत टफ हो गया है, तो आपको ए टू जेड पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब बात करती हूँ मैं यूनिट नंबर 9 की। ये है वन ऑफ द मोस्ट यूनिक यूनिट कह सकते हैं, बहुत ही अलग टाइप की यूनिट है ये, यूनिकनेस है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, जब असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का भी एग्जाम देंगे ना, तो ये अपने आप में यूनिट डोमिनेटिंग रहती है, उससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको इसमें लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के मॉडल, चेंज मैनेजमेंट पढ़ना है, और जापानीज मॉडल पढ़ना है। ठीक है, पोस्ट कॉब, बहुत कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, पोकायोक मॉडल, जस्ट इन टाइम, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। यूनिट नंबर 9 में आपको ये ऐसे ही सेगमेंट वाइज नोट्स बनाइए, कुछ किताबें मार्केट से ले सकते हैं, और इसके अलावा आप क्लासेस देख सकते हो। क्लासेस से बहुत हेल्प होती है डेफिनेटली। जो भी जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होंगे वो सब जानते हैं कि पेड क्लास कैसे हेल्प करता है आपको जेआरएफ तक पहुंचाने में। अगर एक बार आपने पेड क्लास कर लिया तो आप सिलेक्शन तो ले लोगे, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार पेड क्लास का आपने 70-80% भी कर लिया तो सिलेक्शन आपके हाथ में है। देन है यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी तो पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए इस यूनिट को लेकर के। और फिर उसके बाद आप इससे रिलेटेड जो डिसीज वगैरह पूछते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको डिसीज को पहले पढ़ लेना है कि ये डिसीज किससे रिलेटेड है। 2 4 5 क्वेश्चन कभी कभी डिसीजेस से पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये टॉपिक मैंडेटरी है, तैयार करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका बैरियर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से है, एनईपी 2020 कौन कौन से प्रोविजन कर रही है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के। तो इसके सिलेबस को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी, नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूसिव एजुकेशन के लगा सकते हैं। तो ये है पूरा की पूरा स्ट्रैटेजी, तरीका, कैसे आपको इस 6 महीने को यूटिलाइज करना है। ये 6 महीने आपको देखने में लग रहा है कि दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत नजदीक है। आप वंदे भारत पर सफर करो, तभी पहुंच पाओगे अपने जेआरएफ की जर्नी पर। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 भी है। पेपर 1 की 4 यूनिट को कैसे यूज करना है आपको, पेपर 2 के साथ कैसे यूटिलाइज करना है, उसको मर्ज करना है, ये भी मैंने आपको बताया है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को, और उस पर काम करिए। समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग भी नए हैं वो इसी अप्रोच को फॉलो करिए, इसी अप्रोच से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, नामुमकिन जैसी चीजें नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप टाइम कितना दे रहे हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं, देखो एक चीज अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया करो कि मैं कुछ भी हो जाऊं, दिन में इतने घंटे तो मैं यूजीसी नेट जेआरएफ को दूंगा। अगर आप मान लीजिए कॉलेज में है, यूजीसी नेट जेआरएफ अपनी एक डायरी बनाइए और उसको प्रॉपर जो है टाइम देते जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर 2 एजुकेशन जो है, पेपर 2 एजुकेशन इसको देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, कम से कम 5 घंटे अभी देना चाहिए। अब 5 घंटे कुछ नहीं होता है, इतना एक तैयारी को अगर आप अपना दे दोगे ना, तो आपको ये कुछ लौटाएगा ही, रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा आपको। पेपर 2 एजुकेशन को 5 घंटे, और पेपर 1 को भी कम से कम 4 घंटे 3 घंटे देना ही चाहिए। घंटे की बात मैं इसलिए करती हूँ, इस घंटे को सिर्फ घंटा ऐसे टाइम दे करके गुजारना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है इस टाइम पीरियड में, कि एटलीस्ट इतना तो मैंने पढ़ा है, इस टॉपिक को तो मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे पेपर
वन को भी देना स्टार्ट करो। इवन जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो भी अब टाइम को वेस्ट नहीं करें। अगर आप पढ़ते रहेंगे, आप इस पर इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, रिसर्च प्रपोजल बनाइए अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाइए। इस टाइम पर ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो हाँ, जेआरएफ के लिए इसी अप्रोच को फॉलो करो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी प्लानिंग के साथ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच जो है आपके लिए एजुकेशन की तैयारी मैं कराऊंगी आपको। एजुकेशन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये पूरा प्रीमियम बैच होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी बैच को लेकर के कोई डाउट है, तो उस डाउट को अभी एनालिसिस कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप 1 महीने पहले बैच लेंगे और क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उस वक्त उतनी अच्छी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि डे वन से जब आप लाइव पढ़ोगे ना तो उसकी बात अलग होती है। ऑल राइट, सो ये मेरा बायो है, देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तब जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।